हाय दोस्तों, मैं अब आपका फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल टीच वर्ल्ड में। आज हम नया पार्ट हिंदी गद्गोली का पार्ट 5 नागरी लिपि जिसके राइटर गुणाकर मूले हैं उसका अध्ययन करेंगे। इसका इनके राइटर का इंट्रोडक्शन यानी कि गुणाकर मूले जी का इंट्रोडक्शन आप देखना चाहते हैं तो हमारे प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं, जो कि मैंने कुछ दिन पहले ही चढ़ा दिया था। चलिए दोस्तों, अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले नए व्यूअर प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू। आज मैंने पहला टॉपिक क्या लिया है, नागरी लिपि। नागरी लिपि गुणाकर मूले जी यानी राइटर कहते हैं कि नागरी लिपि या देवनागरी लिपि, नागरी लिपि या देवनागरी लिपि वही है जैसे कि ये लिखा हुआ जो है हिंदी लिखा हुआ, हिंदी का जो लिपि है उसी को देवनागरी लिपि कहते हैं। आप सब तो बचपन में पढ़े ही होंगे कि नागरी लिपि या देवनागरी लिपि एक ही है। राइटर ये बताते हैं। उसके बाद क्या बोलते हैं, 2 सदी पहले ही इसका यानी हिंदी का 2 सदी पहले, आज से 200 वर्ष पहले ही हिंदी के टाइप यानी कि जो कंप्यूटर पे टाइप्स होते हैं ना, वही हिंदी के टाइप्स आए, जिसके कारण उनके अक्षरों को स्थिरता प्रदान हुई। किसके अक्षरों को? नागरी लिपि के अक्षरों को स्थिरता प्रदान हुई। उसके बाद हमारे पड़ोसी देश नेपाल में भी बोले जाने वाली भाषा नेपाली यानी कि खसखुरा और नेवारी भाषाएं भी नागरी लिपि में। हमारे देश में बोले जाने वाली स्वयं की भाषा हिंदी भी नागरी लिपि में और मराठी भी नागरी लिपि में ही है। गुणाकर मूले यानी कि हमारे राइटर बोलते हैं बस मराठी में एक शब्द ल, इसका अर्थ होता है ल या वर्ड, एक शब्द बस अलग है नागरी लिपि से। उसका नेक्स्ट टॉपिक है संस्कृत प्राकृत। लेखक बोलते हैं कि संस्कृत प्राकृत के जो बुक होते हैं, चाहे विश्व में कहीं पे भी, देश विदेश में कहीं पे भी वो छपाई जाती है तो नागरी लिपि में ही छपाई जाती है संस्कृत प्राकृत के बुक के। अब देश विदेश के पंडित भी संस्कृत प्राकृत के बुक रोमन अक्षरों के साथ मिलाकर संस्कृत प्राकृत का बुक छपवाते हैं, जो कि कौन सी लिपि में होता है? वो भी देवनागरिक लिपि में होता है। ग्रंथ या पुस्तक छपाते हैं वो भी देवनागरिक लिपि में ही होता है। अगला टॉपिक देवनागरिक ही गुजराती। लेखक बताते हैं कि गुजराती जो लिपि है वो देवनागरी लिपि से अधिक अलग नहीं है। साथ ही हम ये नहीं कह सकते कि बंगला लिपि जो है वो देवनागरी, ये नहीं कह सकते कि बंगला लिपि देवनागरी लिपि की पुत्री है, परंतु बहन कह सकते हैं। और दक्षिणी भारतीय लिपियां भी इससे भिन्न नहीं है। किनसे? देवनागरी लिपियों से भिन्न नहीं है। परंतु हमें ये स्मरण रखना चाहिए कि सभी लिपियां हैं, बांग्ला, गुजराती और देवनागरी लिपि, वो सभी की सभी लिपियां प्राचीन ब्राह्मी लिपि से जन्मी है। और दक्षिण भारत में बोले जाने वाली भी लिपियां जो कि अभी तत्काल में पनप रही हैं, तमिल, मलयालम, तेलुगु और कन्नड़ भाषा भी ब्राह्मी लिपि से ही जन्मी है। इतना बोलते हैं। लेखक आगे बढ़ते हैं और कहते हैं पोथियां। आप सबने जरूर सुना होगा कि पुराने जमाने में ताम्रपत्र पोथियां यानी पंडित जी के पास पंडित जी का पोथी, ये सब सुना ही होगा आपने। वो सब भी दक्षिण भारत में किसमें? देवनागरी लिपि में आरंभिक लेख मिलते हैं, देवनागरी लिपि में लिखी जाती थी। और देवनागरी लिपि के आरंभिक लेख जो मतलब पुरातत्व विभाग को शुरुआत में जब मिले थे, देवनागरी लिपि जब शुरुआत में मिला था, वह लेख देवनागरी लिपि में कहाँ मिला था? दक्षिण भारत में मिला था, जिसको उस समय नंदी नागरी कहा जाता था। किन के आधारों पर बोला जा सकता है कि दक्षिण भारत में मिला था? कोंकण के शिलाहार, मानेखेट के राष्ट्रकूट, देवगिरी के यादव, विजयनगर के शासकों द्वारा नंदी नागरी लिपि लेख लिखे जाते थे। परंतु सबसे पहले विजयनगर के राजाओं द्वारा जो लेख लिखे गए थे उन्हें नंदी नागरी नाम दिया गया था। सबसे पहले जो विजयनगर के राजाओं द्वारा लेख लिखा गया था उन्हें नंदी नागरी का नाम दिया गया था। उसके बाद लेखक आगे बढ़ते हुए कहते हैं कि दक्षिण भारत में पनपने वाली या बोले जाने वाली लिपियां तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़, ये सब स्वतंत्र रूप से जो विकसित हो रही हैं वो सब नागरी लिपि से ज़्यादा भिन्न नहीं है। परंतु इन सब के विकसित होने के बावजूद भी वहाँ के शासक, दक्षिण भारत के जो शासक थे, वो नागरी लिपि का ही इस्तेमाल करना ज़्यादा सुलभ मानते थे।
नागरिक लिपि का इस्तेमाल करना ज़्यादा सुलभ मानते थे। कौन कौन राजा? राजा व राजेंद्र। कौन वंश के थे? चोड़ प्रताप। चोड़ राजा थे, याद कर लीजिएगा, ये ऑब्जेक्टिव हो सकता है। चोड़ प्रतापी राजा थे, चोड़ वंश के। उनके सिक्कों में, उनके द्वारा जो सिक्के चलाए जाते थे, पुराने राजा उनके द्वारा जो सिक्के चलाए जाते थे, तो उसी प्रकार ये भी अपने सिक्के चलाते थे। कब? 11वीं सदी में नागरी अक्षर यानी नागरी लिपि के अक्षर मिलते थे। उनके अलावा 12वीं सदी में केरल के राजाओं द्वारा भी वीर केरलस्य नामक सिक्के चलाए गए थे। वीर केरलस्य नामक नागरी अक्षर बुधवाए गए थे, किसमें? उनके द्वारा चलाए जाने सिक्कों में। उसके बाद लेखक बोलते हैं वरगुण एक मतलब संस्कृत के ये सब ज्ञाता हुआ करते थे बहुत पुराने समय में। कब? 9वीं शताब्दी में वरगुण के ताम्रपत्र में कौन सा लिपि? नागरी लिपि ही मिलता है। लेखक बोलते हैं 9वीं शताब्दी के समय ही। और लेखक ये भी बोलते हैं इतना ही नहीं, हमारे देश के अलावा पहले तो नेपाल, अब श्रीलंका में भी पराक्रम बाहु और विजय बाहु द्वारा जो सिक्के चलाए जाते थे उसमें भी नागरी अक्षर उपलब्ध हुआ करते थे। उसके बाद लेखक बताते हैं कि इतना सब कुछ होने के बाद भी नागरी ज़्यादा भिन्न नहीं है इन सब भाषाओं से या इन सब लिपियों से। उसका उद्भव बहुत आसानी से हुआ था। उसका उद्भव समझने के लिए हमें कुछ आगे चैप्टर का अध्ययन करना पड़ेगा। तब तक हमारे वीडियोस को लाइक करें और कमेंट करें और हमें यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें तथा हमारे टेलीग्राम ID टीच वर्ल्ड पे विजिट करें, जहां आपको नोट्स और क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड होते हैं और हिंदी के बुक का PDF भी मिलता है। हमारे इंस्टा ID और फेसबुक पेज टीच वर्ल्ड पे जरूर से जरूर विजिट करें। थैंक यू।